दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। ये हैं आनंद मोहन। किसी ज़माने में इनकी बिहार में तूती बोलती थी। इनके कहने पर कहते हैं कि पब्लिक ने उस वक्त के एक दलित डीएम की हत्या कर दी थी, जिसके आरोप में इनको जेल जाना पड़ा था। ये वहाँ के सांसद रहे हैं और ये भारत के पहले ऐसे सांसद हैं जिन्हें एक लंबी सज़ा हुई थी। उनके कत्ल के आरोप में, डीएम की हत्या के आरोप में इनको पहले फांसी की सज़ा हुई और उसके बाद में वो सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो गई। यानी किसी सांसद को ये पहली बार इतनी लंबी सज़ा हुई। ये 14-15 साल से लगभग जेल में थे और इनका जो जीवन था वो जेल में गुजर रहा था, क्योंकि डीएम की हत्या कोई मामूली बात नहीं होती हैगी। उसी को लेकर के इनको ये सज़ा हुई थी। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने, यानी नीतीश सरकार ने इनको बाहर निकाला है। कहते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी में बहुत बड़ा फंक्शन किया और तमाम वहाँ के बिहार के नेता देख सकते हैं कि इनके साथ में मौजूद हैं। नीतीश भी बैठे हुए हैं इनके साथ में, लालू के बेटे भी इनके साथ में खड़े हुए हैं और तमाम नेता हैं। कहते हैं 2024 के चुनाव की कवायद को लेकर ये सब कुछ किया गया है। देखिए, आनंद मोहन, पिछले कुछ दिनों से ये नाम आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे, हेडलाइंस में बना हुआ है ये नाम आनंद मोहन। आज इसी नाम पर चर्चा करेंगे, इनके बाहुबल पर चर्चा करेंगे और कैसे बिहार की राजनीति में उछाल आ गया है एकदम से, इस पर भी आज चर्चा होगी। सर और जो पार्टियां आनंद मोहन को लेकर सवाल जवाब कर रही हैं, उनका रवैया इलेक्शन के पहले आनंद मोहन को लेकर कैसे बदला है, सब आ गए हैं इसके अंदर। कौन कौन आया है, किस किस पर क्या क्या आरोप लगे, वो भी बताएंगे हम। सोचिए, कोई डीएम है, वो अपनी जगह पर पोस्टेड है, ड्यूटी कर रहा है और उसे मार दिया जाता है। उसके बाद आनंद मोहन पर इसका इल्जाम लगता है, वो आजीवन कारावास की सजा उनको मिलती है। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार का एक फैसला होता है ठीक चुनावों से पहले और वो बाहर आ जाते हैं। कहा जा रहा है शादी अटेंड करने के लिए आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो विपक्षी दल हैं या जो बाकी पार्टियां हैं वो भी सवाल नहीं उठा रही हैं, वो भी इस मुद्दे पर चुप हैं। यानी निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में जो ये भूचाल आया है, इसका सीधा सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। इस पर सर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आनंद मोहन का थोड़ा सा बताइए डिटेल, कौन है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे बाहुबली बने और कैसे अब जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आते। देखिए, आनंद मोहन वो सांसद हैं जिनको किसी सांसद को पहली बार उम्र कैद की सजा हुई थी, तो वो आनंद मोहन थे। उससे पहले किसी भी एमपी को इतनी बड़ी सजा नहीं हुई थी। आरोप भी बहुत संगीन था इनके ऊपर, बाहुबली नेता है। और आपको अगर मैं इनके पृष्ठभूमि के बारे में बताऊं तो बिहार के अंदर दो जातियां सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, एक है भूमियार और दूसरी है राजपूत। भूमियार जो है वो सीधी सीधी बीजेपी के वोटर है और जो राजपूत थे वो राजपूत कभी आरजेडी के वोटर रहा करते थे, लेकिन अब वो राजपूत भी धीरे धीरे बीजेपी सेंट्रिकेटेड हो गए हैं और इसीलिए इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सारी पार्टियां जो है खींचतान कर रही हैं। इसमें नीतीश की पार्टी भी आ गई, लालू यादव की पार्टी भी आ गई और इसमें बीजेपी भी आ गई। सारी पार्टियां इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। अब आनंद मोहन के ऊपर क्या मामला था? आनंद मोहन ने जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम थे उस वक्त के, जी कृष्णैया, उनकी हत्या हुई। दलित डीएम थे और उनकी हत्या का आरोप आनंद मोहन के ऊपर लगा और आनंद मोहन को इस पर सजाए मौत सुनाई गई। बाद में अपर कोर्ट से वो उम्र कैद में तब्दील हो गई। उम्र कैद में तब्दील होने के बाद अब मामला क्या है, सजा उन्होंने क्या काट ली है, वो बाहर क्यों आ गए हैं, ये सारा है जिसके ऊपर पूरी बिहार की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और घूम रही है। दरअसल उम्र कैद की सजा में जो बिहार का जेल मैनुअल है उसके 181 जो उसमें ये मेंशन है कि कुछ धाराएं हैं जिन धाराओं के आधार पर अगर कोई आदमी फंसता है, जिसमें रेप आ गया, जिसमें सरकारी अधिकारी की ऑन ड्यूटी अगर हत्या होती है तो वो आ गया मामला। इसमें आपको उम्र कैद की सजा 14 साल नहीं होगी, 20 साल से ज्यादा होगी। 20 साल में सोचा जाएगा कि इन्हें रिहा करना है नहीं करना है। आमतौर पर अभी यह माना जाता है कि उम्र कैद की सजा 14 साल है, 14 साल ही काट चुके हैं। लेकिन बिहार जेल मैनुअल में साफ मेंशन है कि अगर किसी सरकारी अधिकारी को ऑन ड्यूटी मारा है तो आपकी सजा 20 साल होगी और 20 साल के बाद भी विचार किया जाएगा कि आप बाहर आएंगे या नहीं, वरना आपको आजीवन अंदर ही रहना है। इन्होंने 14 साल किए और उस जेल मैनुअल की वजह से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे थे। नीतीश सरकार की तरफ से ये जेल मैनुअल में ये संशोधन किया गया था और उन्हीं के द्वारा ये संशोधन हटा लिया गया और आनंद मोहन के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। यानी कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के बाहर आने की पूरी चीजें क्लियर कर दी। और इसको लेके एक बयान आया था थोड़े दिन पहले नीतीश कुमार का, जिसमें उन्होंने मंच से कहा था और राजपूतों के बीच में थे कि आप जो है आवाज ना उठाइए, उनकी पत्नी से पूछिए कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं। और अब वो मालूम पड़ गया कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। अब देखिए इसमें सियासत कैसे करवाई। आनंद मोहन बाहुबली नेता है,
राजपूत नेता है। बिहार के अंदर राजपूतों की जो संख्या है वो 8% है। 35 विधानसभा सीटों पर उनका पूरा मतलब ये कह सकते हैं कि असर जीत दिला सकते हैं वो, और 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत हरा या जिता सकते हैं। और यही 8% के लिए ये सारी लड़ाई, सारी कवायद चल रही है। ये कवायद आरजेडी भी कर रही है, ये कवायद जो है बीजेपी भी कर रही है, और यही कवायद जेडीयू भी कर रही है। अब इसमें आरोप क्या क्या है? अभी तक बीजेपी में दो फाड़ हो गई। बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार ने इनको बाहर निकाल दिया। वहीं बीजेपी के दो नेता हैं, एक है गिरिराज सिंह और एक है राजीव प्रताप रूडी, जो ये कह रहे हैं कि वो तो फर्जी फंसे थे, बाहर आना उनका सही है। राजीव प्रताप रूडी आनंद मोहन के साथ ही रहे, कभी उन्हीं की पार्टी से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। दोनों एक पार्टी में विधायक थे, बाद में आनंद मोहन जो है सांसद हो गए, अलग चले गए। राजीव प्रताप रूडी जो है बीजेपी में आ गए, तो वो भी उनका साथ देते दिखाई दे रहे। देखिए, इस मामले को गुजरात से उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन दोनों में एक बारीक फर्क है, वो समझ लीजिए। वहां पर वो जो पूरा मामला हुआ था वो कोर्ट की बिना पर हुआ था। कोर्ट ने उसमें फैसला दिया, एक कमेटी ने कुछ नाम रेफर किए और वो लोग बाहर आए। यहां पर सरकार ने संशोधन किया है, चुनाव के पहले संशोधन किया, और इसी के लिए इस पर नीतीश सरकार पर ये बड़े और गंभीर आरोप है। लेकिन इसमें सारी पार्टियां चुप, क्योंकि कोई भी राजपूत वोटर के खिलाफ नहीं होना चाहते। अब आनंद मोहन के बेटे की कल ही सगाई हुई। आनंद मोहन के बेटे जो है वो विधायक हैं, आरजेडी से विधायक है, और उनकी सगाई में कौन कौन नहीं पहुंचा? सारे नेता पहुंचे, पूरा मंत्रिमंडल वहां पर पहुंचा, इवन बीजेपी के भी तमाम नेता पहुंचे। सुशील मोदी तो खुद आनंद मोहन से गले मिलते हुए तस्वीर आई है उनकी। तो सारे लोग यहां पर राजपूत वोटों के लिए जो सोशल वो है पूरा ताना बाना है, उससे जुटाने में लगे हुए हैं। और आप देखिए कैसे जनता को, आप अभी तक सुशासन की बात कहते थे नीतीश कुमार, और वही बाहुबली इतने संगीन मामलों में जो आरोपी हैं उनको रिहा कर रहे हैं सिर्फ आनंद मोहन के लिए। 27 लोग इसमें बाहर आ रहे हैं आनंद मोहन के समेत, यानी आनंद मोहन के अलावा 26 लोग इस पूरे संशोधन के बाद बाहर आ रहे हैं। और उसमें 8 तो इतने संगीन है कि अगर वो बाहर आए तो ये मानिए कि तबाही मचा देंगे, और वो खुद को जो है सरकार भी मान रही है। सरकार ने इसका जिक्र किया बाकायदा। वो बाहर आने के बाद भी उनको 2 या 3 साल तक रोज थाने में जाना है, किसी को 1 हफ्ते में जाना है, किसी को महीने भर में जाना, और अपने आप की आमदगी दर्ज करानी है रोजनामचे में। तो सोच लीजिए आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार ने कितना बड़ा दाव खेला है। तो ये तो निश्चित तौर पर जनता के साथ खिलवाड़ है, उसके भरोसे के साथ खिलवाड़ है। मतलब मान लीजिए आपको वोट चाहिए या फिर वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए तमाम राजनेता इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन किसी ऐसे बाहुबली को बाहर निकालना, और आप कह रहे हैं उसके साथ साथ और भी उसके साथ ही बाहर आ रहे हैं जो भूचाल ला सकते हैं, हर तरीके से उनका इंपैक्ट पड़ेगा जनता पर। तो जनता के वोट लेकर अगर जनता को ही परेशान करेंगे ये लोग, तो सीधा सीधा तो सवाल उठने लाजमी है नीतीश कुमार पर। सबसे बड़ी बात, बीजेपी इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है? उनको भी वोट चाहिए। देखिए, बीजेपी को भी वोट चाहिए। बीजेपी को आप है ना, आनंद मोहन वाले मामले पे कितने चैनलों पे डिबेट आई, कहीं डिबेट नहीं देखेंगे आप। डिबेट और क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा नहीं चैनल डिबेट नहीं करना चाह रहे, ये पार्टी हमने प्रवक्ता ही नहीं भेज रही डिबेट के लिए। जैसे ही हम बोल रहे हैं कि आनंद मोहन के ऊपर डिबेट करेंगे, ये प्रवक्ता भेजने से मना कर रही है, उसमें बीजेपी में शामिल। सुशील मोदी खड़े हुए हैं वहां पर, गिरिराज सिंह वहां पर खड़े हुए, गिरिराज सिंह आनंद मोहन के साथ खड़े हुए हैं। सिंह लॉबी जो है वो एक्टिव हो गई है, राजीव प्रताप रूडी वहां पर एक्टिव हो गए हैं। सारी जो राजपूत लॉबी है वो आनंद मोहन को सही करार दे रही है, और सिर्फ क्यों? चंद मुट्ठी भर वोटों के लिए, सोशल इसके लिए आप अपना ताना बाना जुटा रहे हैं। आपके लिए जीत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप बात मत कीजिए ना, आप ये जो नैतिकता है इसका पाठ ना पढ़ाइए, और कम से कम नीतीश कुमार को तो इसका पाठ पढ़ाने की बिल्कुल भी ये कह सकता हूं मैं कि नीतीश कुमार को कोई हक नहीं है कि वो नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। वो सिर्फ, आप देखिए वोटों की राजनीति चल रही है बिहार के अंदर। सुशासन का नाम देखने वाले कैसे जो ये बड़े आरोपी हैं इन्हें खुला छोड़ रहे हैं, और सीधे सीधे मखौल उड़ाया जा रहा है संविधान। तो जिस वोट बैंक के लिए ये तमाम राजनेता इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उन लोगों को समझना होगा कि वो बिहार में क्या चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं या फिर हुड़दंग चाहते हैं। खैर, देखना दिलचस्प रहेगा आने वाले वक्त में क्या होता है। अब जो खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही दुखदाई खबर है। छत्तीसगढ़ में आज फिर नक्सली हमला हुआ है। इस हमले में लगभग 11 जवान जो है शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने यह हमला किया है, जबकि जिन लोगों पर हमला किया है वो बारिश में फंसे अपने फौजियों को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये धमाके की बाद की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की हैं। यहाँ बुधवार को नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी यूनिट के वाहन को निशाना बनाया। इस धमाके में जवानों समेत 11 की मौत हो गई। नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवानों और एक वाहन चालक की शहादत का समाचार दुखद है। इस कठिन वक्त में उनके शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदना
व्यक्त करता हूं। सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। नक्सली हमले के बाद देश के कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी हमले को कायरतापूर्ण कहा और कार्रवाई की बात कही है। जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। जानकारी है कि डीआरजी के जवान बारिश में फंसे सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने जा रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया। हमला दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में अरनपुर समेली के बीच हुआ। वारदात के बाद आईजी सुंदरराज पी ने कहा, मौके पर सीनियर ऑफिसर्स भेजे गए हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा, 4 साल में नक्सलियों को खत्म करने के प्रयास किए हैं। अब पहले के मुकाबले हमले कम ही होते हैं। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनंतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में 1-2 घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। नक्सली हमले में शहीद होने वालों में प्रधान आरक्षक जोगा सोडी, मुन्ना राम करती, संतोष तामो, नव आरक्षक दुलगो मांडवी, लखमू मरकाम, नव आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजूराम करटम, जयराम बोड़ियाम, जगदीश कावसी और गाड़ी के ड्राइवर धनीराम यादव शामिल हैं। बिना स्किप किए देश विदेश की जानकारी से परिपूर्ण खबरें देखिए। कि चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू इसी सप्ताह भारत आएंगे और 27 अप्रैल को हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी करेंगे एससीओ समिट में। अच्छा, बड़ी खबर है, अमेरिका और रूस से भारत खरीदेगा एंटी शिप मिसाइल। क्लब और हार्पून से बढ़ेगी भारतीय नौसेना की मारक क्षमता। वह देखिए, मानहानि मामले में राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती। अच्छा, व्हाट्सएप पर अब आपको एक बड़ा गजब का फीचर मिलने जा रहा। देखिए आप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने ये बड़ी घोषणा की है कि अब आप अपने व्हाट्सएप को एक साथ 4 मोबाइल पर चला सकेंगे। व्हाट्सएप अकाउंट को, मतलब जैसे अभी डेस्कटॉप पर अपन अलग अलग जगहों पर व्हाट्सएप चला सकते हैं ना, वैसे आप मोबाइल में भी अब 4 मोबाइल में अपना एक ही व्हाट्सएप अकाउंट लॉग इन कर पाएंगे। ये देख सकते हैं, जकरबर्ग की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया है इसको लेकर। वहीं महंगाई पर देखिए बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आ रहा। दाल को लेकर 3 महीने में अरहर की दाल 29 रुपए प्रति किलो तक महंगी हुई। राजधानी दिल्ली में इसका भाव 105 रुपए से बढ़कर 128 रुपए प्रति किलो हो गया। और देखिए आप, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि ज्यादातर शहरों में इसके रेट्स बढ़े हैं। ये ग्राफ में आंकड़ा देख सकते हैं आप। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश की इकोनॉमिक रफ्तार पर लग सकता है ब्रेक। हमारे देश की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोगों को, कारोबारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। भले ही दोस्तों भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश की वित्त मंत्री का कहना है कि अल नीनो से सूखे जैसे हालात बन सकते हैं और साथ ही कृषि उपज में कमी आ सकती है, जिसके चलते महंगाई वगैरह बढ़ सकती है। तो हमें संभावित जोखिमों को देखते हुए सतर्क रहना होगा, ये आवश्यक है। बड़ी खबर है, कर्नाटक सरकार का 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने का फैसला अब 9 मई तक लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 278 भारतीयों का पहला जत्था भारत आने के लिए रवाना हो चुका है। INS सुमेधा के जरिए 278 भारतीयों को भारत लाया जाना। ये एक बड़ा पोर्ट है, जहाज है। इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई है, देख सकते हैं आप, इंडियन नेवी की ओर से। सूडान से भारतीयों को लेकर नेवी शिप सुमेधा निकल चुका है। 278 नागरिकों को सऊदी अरब के जेदाह लाया जा रहा और वहां से फिर इन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, फिर इंडिया लाया जाएगा। आज के सबसे बुजुर्ग नेता प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो चुका है 95 वर्ष की आयु में। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सांस लेने की तकलीफ थी इनको, इसके बाद आईसीयू में भर्ती थे। कल रात को इनका निधन हो गया। वैसे ये पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 8 दिसंबर 1927 को इनका जन्म हुआ। काफी लंबा जीवन इन्होंने अपने जीवन काल में जिया, अनुभव किया। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके पैर छूते थे। अब अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये कितने अनुभवी और बुजुर्ग नेता
थे। किसानों के समर्थन के लिए इन्होंने अपना पद्म विभूषण सम्मान भी लौटा दिया था। और बादल जी के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 26 और 27 अप्रैल को पूरे देश में राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। 2 दिन का राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान सभी भवनों पर राष्ट्र ध्वज हमारा तिरंगा आधा झुका हुआ रहेगा और इन 2 दिनों में किसी भी सरकारी समारोह का यानी कि फंक्शन का आयोजन भी नहीं होगा। और वह देखिए बड़ी खबर, आरबीआई ने 4 बैंकों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। क्या इससे बैंक खाताधारकों पर भी असर पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो 4 बैंक कौन कौन से हैं जिन पर आरबीआई ने ये जुर्माना लगाया, देख सकते हैं आप। हालांकि इसका असर खाता वालों पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और बड़ी खबर देखिए, शिकागो और सिंगापुर के जैसे ही बनेगा न्यू नोएडा। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और सभी के लिए घर भी तैयार किए जाएंगे। जल्द ही नोएडा एनसीआर को नए नोएडा की सौगात मिलने वाली है और इसको एडवांस फॉरेन सिटीज की तरह डेवलप किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। अच्छा, बड़ी खबर है, सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार वह देखिए पीएम मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड आने वाले रविवार को 30 अप्रैल के दिन टेलीकास्ट किया जाएगा। और ये 100वां एपिसोड होने की वजह से इस मौके पर कई खास इवेंट भी होंगे। जैसे इस दिन सरकार 100 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेगी। कॉफी टेबल बुक जारी किए जाएंगे। रविवार को लाइव टेलीकास्ट होगा। यह देश में कई जगहों पर बड़े स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त की 2000 यूनिट बिजली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि अब किसानों का बिल 0 आएगा। दरअसल कल ही राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने महंगाई राहत शिविर कार्यक्रम की शुभारंभ किए और इस दौरान उन्होंने ये कुछ बड़े वादे किए हैं, बड़ी घोषणाएं वापस जनता से कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने से हर राज्य तंग है। गहलोत बोले कि पेंशन मिलने से अब बुजुर्गों को बहुओं के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन वगैरह की रकम को भी बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने 1000 रुपए कर दिया। और देखिए 23 जून से शुरू होंगे शहरी और ग्रामीण ओलंपिक। 68 दिन तक राजस्थान के पूरे राज्य में 7 खेलों के आयोजन होंगे। 130 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर। 23 जून से ही राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत होगी राजस्थान में, है ना। और इसका उद्घाटन खुद खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना करेंगे। वह देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट शुरू हो रहा धीरे धीरे। देखिए जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू से 370 हटने के बाद अब इंडस्ट्रियल हब बनेगा। यहाँ कई बड़े बड़े निवेश भी आ रहे हैं। बड़ी खबर है, समलैंगिक विवाह मामले को लेकर चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और देखिए याचिकाकर्ता बोले कि G20 के 12 देशों में इसे मान्यता दी गई है। संसद ने 5 साल तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई अहम टिप्पणी नहीं की गई है। देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आता, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक में पहली चुनावी रैली करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, मैसूर में वो बोले कि यहाँ 40% कमीशन वाली सरकार है। पीएम को पता है लेकिन वो चुप है। और गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक में बोले कि कांग्रेस दिवालिया हुई, बीजेपी से आए नेताओं के दम पर चुनाव लड़ रही है। एक सप्ताह पहले पूर्व सीएम शेट्टार ने पार्टी भी छोड़ी थी। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है एक दूसरे के ऊपर पक्ष विपक्ष के द्वारा। वैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के सभाओं वगैरह के लिए 6 दिन में 15 सभाएं करेंगे पीएम मोदी भी, और योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक राज्य का दौरा करेंगे। 28 अप्रैल से 7 मई तक राज्य के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री भी। और इससे पहले आपको पता होगा कल ही केरल राज्य में वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया और देश की पहली वाटर मेट्रो का शुभारंभ भी केरल में ही किया। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। आखिरकार काफी चर्चा में रहने के बाद देश को पहली वाटर मेट्रो ट्रेन मिल चुकी है। मोदी ने डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखी पहले और फिर केरल में पहली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। तो केरल राज्य को कई बड़ी योजनाओं की सौगात मिली है एक साथ इस प्रधानमंत्री के दौरे से। और वैसे दोस्तों ये पानी पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन की कुछ खासियत देखिए। ये इलेक्ट्रिक है, 15 मिनट में फुल चार्ज होती है, 100 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और ये बोट पूरी तरह से एयर कंडीशनर वाली है, यानी कि एसी युक्त चैम्बर मिलेंगे इसमें आपको सारे। इस प्रोजेक्ट की लागत आई 1137 करोड़ रुपए। अच्छा, इसके अलावा दादर और नागरा हवेली को भी पीएम मोदी ने 203 करोड़ रुपए की सौगात दी। नमो रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। तो ये कुछ प्रधानमंत्री के नए प्रोग्राम रहे कल के। और वह देखिए दोस्तों, देश के स्टार्टअप्स ने देश की वित्त मंत्रालय से मांग की है कि एंजल टैक्स को खत्म करो या फिर कम कर दो। स्टार्टअप्स ने पिछले सप्ताह फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ बैठक में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। दरअसल देश के मीडिया कर्मियों के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 7 सशक्त संगठनों ने कन्फेडरेशन ऑफ न्यूज पेपर्स एंड न्यूज एजेंसीज एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के झंडे तले वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और वेज बोर्ड को लागू करने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बदलाव और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। ये बन चुका है उत्तराखंड का माणा गांव। ये देख सकते हैं, इसको लेकर श्राइन बोर्ड भी लगा दिया गया कि भारत का प्रथम गांव माणा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से ये साइन बोर्ड शेयर किया गया। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसा सीमांत गांव माणा अब सबसे आखिरी गांव नहीं देश का, बल्कि देश का पहला गांव कहलाया जाएगा, है ना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।